हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, क्लास मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, सबको सुनाई दे रही है? ओके क्लास, लास्ट जो है हमने एंड किया था ट्यूबरकुलोसिस के डिफरेंट टाइप्स पर। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो में आ रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेनिंजस ट्यूबरकुलोसिस है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, ओरोफैरिंजियल है और रीनल ट्यूबरकुलोसिस है। उसके बाद जो है हमने इसकी जो है डायग्नोसिस देखनी है कि हाउ वी कैन डायग्नोस ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस को जो है डायग्नोस करने के लिए जो है कल्चरिंग करनी पड़ती है। कल्चरिंग में मैंने आपको बताया है ग्रोथ है, तो हमने उसके जो है विजिबिलिटी जो है वो स्ट्रिक्ट स्टेनिंग के थ्रू देखते हैं। स्टेनिंग जो है वो ग्राम स्टेनिंग बाकी सब बैक्टीरिया के लिए है, एक्सेप्ट दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लास मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्लास इसके लिए जो है एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग का जो है एक दूसरा टर्म है, नेम है, जिसे क्या कहते हैं, ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। तो ये आपको दोनों नेम्स जो है वो पता होने चाहिए, व्हाट इज ज़ील नेल्सन स्टेनिंग एंड व्हाट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, नेम डिफरेंट है बट जो है प्रोसीजर या फिर इम्प्लीमेंट जो है वो एक ही है, पर्पज एक ही है इसका ना। ज़ील नेल्सन स्टेनिंग कहें या आप एसिड फास्ट स्टेनिंग कहें, ठीक है, बट आपको ये दोनों टर्म्स पता होने चाहिए। Okay, class. Acid fast staining of a sputum or other specimen is the usual initial test. और इसके लिए जो है अगर मीडियम जो यूज करते हैं उसे लोवेंसन जेंसन मीडिया कहते हैं। इसके ऊपर जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, प्रायर इन्फेक्शन can be detected by a positive tuberculin skin test result which is due to delayed hypersensitivity reactions if it is used as the antigen in the tuberculin skin test।
ओके क्लास, अगर हम जो है एक स्किन टेस्ट है, स्किन टेस्ट ट्यूबरक्लिन टेस्ट। क्लास ये लेक्चर एंड होने के बाद जो है हमारे पास 15 मिनट्स अगर बचते हैं तो उसमें टेस्ट होगा, ठीक है, लास्ट 15 मिनट्स में, ठीक है। और जो है ये पहले आप लोग फुल कंसंट्रेशन से सुने कि इसकी डायग्नोसिस जो है मैंने आपको बता दिया। स्टेनिंग इसकी जो है वो ज़ील नेल्सन स्टेनिंग है, इसका मीडिया जो है वो है लोवेंसन जैनसन मीडिया है। और इसके लिए जो आइडेंटिफिकेशन जो है हम क्या किस तरह कर सकते हैं, इसका जो है ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट से पता चल रहा है कि इसमें जो है हमने क्या करना होता है कि एक जो है टेस्ट इसमें जो है पीपीटी, ये जो है मतलब इसमें ना हमने स्किन जो है स्किन पे सबक्यूटेनियस जो है सबक्यूटेनियस ये जो है टेस्ट डोज देते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये इंसर्ट करते हैं वो एरिया जो है वो सर्कल कर देते हैं, मार्क कर देते हैं, और कुछ टाइम जो है उसे ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर स्वेलिंग हुई है या नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल जितनी स्वेलिंग हुई है, जितना एरिया हाईलाइट हुआ है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। अगर स्वेलिंग हुई है तो इसका मतलब ये है कि उसे जो है ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस है या उसे प्रीवियस था, क्योंकि प्रीवियस में ये होता है ना एंटीबॉडीज जो है जो भी है इसमें जो है पॉजिटिव टेस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी वैक्सीन हुई है तब भी ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, बट इनके जो वो स्वेलिंग एरिया है वो डिफरेंट होगा, सही है। उसके जो है एरिया मार्क करते हैं कि वो कितनी एरिया जो है वो स्वेल हुआ है। ओके क्लास, फॉर एग्जांपल अगर वो जो स्वेलिंग हुई है वो 5 to 10 है, जस्ट मिलीमीटर में 5 to 10 है, मतलब कि 10 से कम कम है या 15 से कम है, तो वो जस्ट ये है कि उसका जो है वो उसे जो है वैक्सीन की हुई है, उस वजह से जो है ये स्किन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। बट अगर वो एरिया जो स्वेलिंग है वो फॉर एग्जांपल अगर 50 mm तक है, ठीक है, वो जो मार्क एरिया है वहां तक स्वेलिंग जो 15 mm से ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसे इन्फेक्शन हुआ है। क्लास ये आप लोग को बात क्लियर हुई है? ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट जो है पॉजिटिव दोनों कंडीशंस में आ सकता है। एक कंडीशन ये है कि उसकी वैक्सीन हुई है, उस कंडीशन में भी पॉजिटिव आएगा, और अगर उसे डिजीज है, इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में भी पॉजिटिव आएगा। तो बस ये है कि पॉजिटिव को हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि स्वेलिंग कितनी हुई है, ठीक है। अगर वो 5 to 10 मिलीमीटर तक है, जस्ट उसका रिएक्शन हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसे वैक्सीन को इंडिकेट कर रहा है, इन्फेक्शन को नहीं। और अगर वो एरिया जो है वो ज्यादा स्वेल हुआ है तो उसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल 50 mm तक रीच किया है, तो इसका मतलब ये है कि उससे इन्फेक्शन है। ओके क्लास, आगे चलो, ये क्लियर हो गया आपको? इसमें लिखा वही हुआ है जो मैंने आपको वर्बली मतलब एक मेन बात में क्लियर कर दी है। ओके क्लास, तो इसके जो वैक्सीन का नेम है पीपीटी। ओके क्लास, ये टर्म यूज हुआ है। क्लास ये जो है इसकी जो है वैक्सीन है, ये वैक्सीन एंटीजन का नेम बताया हुआ है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स है। पीपीटी है, पी से है प्योरीफाइड, मतलब कि उसे प्योरीफाइड किया गया है, प्योर किया गया पहले उसे। पी पी क्या है, उसकी प्रोटीन जिससे वैक्सीन बनाई गई है। डी से है डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये एंटीजन जो है बेसिकली इंसर्ट करते हैं पॉजिटिव ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में।
तो मैंने आपको ये बताया है कि वैक्सीन के अंदर बेसिकली वही एंटीजन होता है जिसके अगेंस्ट हमने इम्यूनिटी डेवलप करवानी होती है, वही डिजीज का एंटीजन होता है, बैक्टीरिया होता है। तो इसमें ये होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ही जो है उसकी उसकी प्रोटीन से जो है वैक्सीन बनाई गई है। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में होती है, उसको जब हम स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो वो एरिया जो है वो वहां पर रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन एरिया मार्क करना होता है। फॉर एग्जाम्पल वो 5 to 10 मिलीमीटर तक है तो इसका मतलब ये है कि उसे ये वैक्सीन की वजह से पॉजिटिव आया है टेस्ट। बट अगर वो स्वेलिंग एरिया जो है वो 10 से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसे इन्फेक्शन है। ठीक है, और पीपीडी जो है ये बताया गया है कि उस ट्यूबरक्लीन टेस्ट के अंदर जो हम एंटीजन यूज कर रहे हैं वो क्या है, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ही है। ठीक है, उसी बैक्टीरिया का ही एक वैक्सीन की जो है प्रोटीन की कंडीशन में जो है फेज में जो है इंसर्ट करते हैं। अक्सर आप क्या कह रही हैं रिपीट करने के लिए, मुझे बताएं क्या रिपीट करना है। अक्सर रिपीट क्या करना है, जल्दी से बताएं। अगर आप लोगों की ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन हुई है तो पीपीटी मतलब ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट सबका ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमने डायग्नोज करना है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल उसकी हम कल्चरिंग या स्टेनिंग वगैरह नहीं करवा रहे, जस्ट ये कि सिंपल हम उसका जो है स्किन टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं इसे इन्फेक्शन है या नहीं है, तो उसमें जो है वो ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट करते हैं, वो सबका ही एक टाइम में पॉजिटिव आएगा जिनकी वैक्सीन हुई हुई है उनका तो मस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर वो वैक्सीन के अलावा उसे इन्फेक्शन भी हो गया है तो बस ये है कि उसका जो रिएक्शन का एरिया होगा जहां पर हमने सबक्यूटेनियस वो एंटीजन इंसर्ट किया था, अगर वो उस जगह की एरिया की स्वेलिंग जो है रिएक्शन एरिया जो है वो 15 mm या उससे ज्यादा मिलीमीटर में है तो इसका मतलब यह है कि उसे ट्यूबरक्लीन इन्फेक्शन है, कि उसे टीबी हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ। हेलो, अक्षा आपको क्लियर हुआ। ओके क्लास, तो जैसे आप लोगों ने ग्राम स्टेनिंग के स्टेप्स 50 ml नहीं है, है मिलीमीटर एरिया जो है हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं, फ्लूइड लिक्विड हो उसे मिलीलीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, में ये देखिए मैंने इधर 10 to 15 mm चूज किया है, इन मिलीमीटर है और 15 मिलीमीटर, और ml जो होता है वो मिलीलीटर होता है, लीटर जो है वो लिक्विड के लिए यूज करते हैं। ओके क्लास, जो है झील नेल्सन स्टेनिंग का प्रोसेस जो है उसमें कौन कौन से स्टेन्स यूज होते हैं वो इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है प्राइमरी डाई जो है कार्बोल फिशल है। ठीक है, उसका जो कलर आएगा ग्राम ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव में रेड कलर होगा। अगर वो एसिड फास्ट नहीं है तो उसमें जो है वो उसमें भी रेड ही कलर, एक बार वो सारे जो भी सैंपल में बैक्टीरिया है उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो वाकई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और बैक्टीरिया जो है वो कार्बोल फिशर डाई की वजह से रेड हो गया है। तो इसके लिए जो सेकंड स्टेप है उसे डीकोलराइजर करेंगे। डीकोलराइजर में वही सेम जैसे ग्राम स्टेनिंग में करते हैं एसिड यूज करके, उसमें क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के कलर में जो है वो ग्राम पॉजिटिव जो है वो अपना जो क्रिस्टल वायलेट कलर रिटेन रखते हैं। ठीक है, और ग्राम नेगेटिव जो है वो अपना कलर जो है वो छोड़ देते हैं। तो इसी तरह जो होगा जो माइकोबैक्टीरिया मतलब जो एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं होंगे वो अपना कलर वो कलरलेस हो जाएंगे, बट एसिड फास्ट बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो वो उस कंडीशन में भी एसिड के साथ वॉश करने के बावजूद भी वो रेडी रहेंगे।
ठीक है। उसके बाद काउंटर स्टेन है, फॉर एग्जांपल अगर वो कलर उतर गया है तो दोबारा से हमने कौन कौन से स्टेन यूज करनी है, मिथाइलिन ब्लू और मेलाकाइट ग्रीन। मेलाकाइट ग्रीन का मैंने फंक्शन आपको बताया था कि इसका फंक्शन बेसिकली ये होता है कि अगर कोई एसिड फास्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अलावा कोई और बैक्टीरिया है तो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है। तो अब मेलाकाइट ब्लू की वजह से क्या उसका कलर आ जाएगा, बाकी बैक्टीरिया जो कि कलरलेस हो गए हैं वो ब्लू शो होंगे, बट अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है तो वो रेड ही शो होंगे, क्योंकि उनका कलर एक बार उतरा ही नहीं है, वो पहले एक बार रेड स्टेन हो गए हैं तो वो रेड ही रहेंगे। क्लास एग्जाम ट्रेनिंग जैसा ही है सेम। ठीक है। उनके जैसे आपने क्रिस्टल वाले डाई यूज की, ठीक है, सेम ऐसे इसमें कार्बोल फिशियल है, वही दोबारा डीकलराइजर यूज किया और बाद में काउंटर स्टेन है। सेम वैसा ही प्रोसेस है, बस डाई के नेम चेंज है। ओके क्लास, ये क्लियर हुआ? जैसे ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, वैसे ये रियल नेल्सन स्टेन है। वाइवा में बेसिकली जो है इन्हीं के बारे में ही क्वेश्चन आता है। अगर वो आपसे स्टेनिंग का प्रोटोकॉल पूछते हैं तो वो एक ग्राम स्टेनिंग का पूछेंगे और दूसरा रियल नेल्सन स्टेनिंग का पूछते हैं। ओके क्लास, जो इसका ट्रीटमेंट है वो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस काफी इशू होती है, तो इसलिए मल्टी ड्रग्स मतलब एक से ज्यादा ड्रग्स यूज करते हुए जो है हम ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करते हैं। टीबी के पेशेंट्स को एक से ज्यादा ड्रग्स देते हैं। मल्टी ड्रग थेरेपी इज यूज्ड टू प्रिवेंट इमर्जेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स ड्यूरिंग द लॉन्ग 6 to 9 months ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। कि वो कहते हैं कि इसका जो है ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म में होता है, तो इस दरमियान जो है रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए जो है मल्टी ड्रग्स यूज करते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट बिकम रेजिस्टेंट टू वन ड्रग विल बी इनहिबिटेड बाय अदर। फॉर एग्जांपल, अगर इनमें से इन 6 माह से 9 माह के दरमियान कोई अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं उनमें से किसी एक ड्रग को रेजिस्टेंस शो करता है, तो उसके साथ जो हम मल्टी ड्रग्स मतलब कोई और दूसरी और तीसरी थर्ड मेडिसिन दे रहे होते हैं तो इससे एटलीस्ट रेजिस्टेंट नहीं होता, तो वो इससे किल होता जाता है। इसलिए जो हम एक टाइम में रिस्क लिए बगैर जो है मल्टी ड्रग्स यूज करते हैं। ओके क्लास, तो ये है आप लोग को इनके नेम्स एटलीस्ट जरूर आने चाहिए। ठीक है। ड्यूरेशन भी मैटर करता है, बट आपको इनके नेम्स जरूर आने चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट जो है उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है। तो इसलिए मैं पहले जो है इसका नेम आपको बता रही हूँ। पहला नेम क्या है? आइसोनियाजिड। सेकंड है रिफेम्पिन। थर्ड है पायराजिनामाइड और फोर्थ है थेम्बिटोल। तो ये चार जो ड्रग्स हैं ये ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होती है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रीटमेंट आपसे पूछता है तो आपको ये नहीं भी पता कि कितने कितने टाइम के लिए होता है, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि जो है जिसमें रेजिस्टेंस शो नहीं होती, जो प्रॉपर जो है मेडिसिन 9 मंथ तक खाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट 9 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई अमीनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, फॉर एग्जांपल के जो अमीनो कॉम्प्रोमाइज मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अमीनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट वो होते हैं, फॉर एग्जांपल उसे एड्स है। इसके अलावा अमीनो कॉम्प्रोमाइज वो भी होते हैं जिन्हें ऑटोइम्यून डिजीजेस हुई होती है। ऑटोइम्यून डिजीजेस में और कौन कौन सी आती है ये मैंने आप लोग को पहले भी कई बार डिटेल में बताया है कि जो ऑटोइम्यून डिजीजेस के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं। मल्टी ड्रग वाला, ओके एक्सा मैं रिपीट कर रही हूँ। मल्टी ड्रग मीन वो होता है कि जैसे अब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें हम एक ही मेडिसिन यूज करते हैं, एक एंटीबायोटिक देते हैं। कौन सी एंटीबायोटिक? फॉर एग्जांपल हमने दे दिया टेट्रासाइक्लिन दे दी है, ठीक है, या कोई भी ऐसी जो आजकल चल रही है। आपने देखा होगा कि जिससे भी फीवर हुआ है मतलब इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर एक मेडिसिन जो है रिकमेंड करता है। बट ट्यूबरकुलोसिस में ये लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट होता है, तो इसमें रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए कि कोई बैक्टीरिया जो है ड्रग को रेजिस्ट भी कि वो उस पर इफेक्ट ही ना हो, इससे बेहतर है कि उसे हम एक के बजाय 3 या 4 इकट्ठी हाई पोटेंसी की जो है वो ड्रग्स दे देते हैं। उसमें जो होता है फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया है वो आइसोनियाजिड, जो एक ड्रग का नेम है आइसोनियाजिड, उसको रेजिस्ट करता है, मतलब आइसोनियाजिड उस बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं कर रही माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर। तो सेकंड जो हम डोज साथ में दे रहे हैं रिफेम्पिन और पायराजिनामाइड के, तो एटलीस्ट ये तो एक्ट करेंगी ना उसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, तो ये उसे किल कर देंगी। ठीक है। मल्टी ड्रग्स वो होती हैं जो एक से ज्यादा, मल्टी में क्या होता है एक से ज्यादा,
तो जिस ट्रीटमेंट में हम एक से ज्यादा ड्रग्स यूज करते हैं उसे मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? तो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट यूज करने का पर्पस ही बेसिकली ये होता है कि रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस बेसिकली ये होती है कि जब हम बैक्टीरिया को मेडिसिन देते हैं किल करने के लिए, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन देते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि हम जो है प्रॉपर जो है ड्यूरेशन जितना रिकमेंडेड होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स है वो 7 डेज के लिए रिकमेंड है, तो 7 डेज मस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ, फॉर एग्जांपल हमने बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग यूज की है तो उसने तो जस्ट स्टॉप करवाई थी उसकी ग्रोथ, बैक्टीरिया को किल तो नहीं ना करवाया था। अगर हमने उसे 7 डेज उसे बिल्कुल स्टॉप नहीं करवाया उसकी ग्रोथ और हमने मेडिसिन स्टॉप कर दी है, तो बैक्टीरिया दोबारा से ग्रो कर जाएगा, और जब ग्रो करेगा तो उसके अंदर म्यूटेशन आई होंगी, और म्यूटेशन के बाद वही ड्रग उस पर दोबारा एक्ट नहीं करते। ये रेजिस्टेंस होती है बेसिकली। क्लास आप लोग को रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे ये इसका आंसर देना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस जो है बैक्टीरिया में, आप लोगों ने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़े हैं और स्ट्रक्चर का जो है फंक्शन, मैं इसलिए साथ साथ कहती हूँ कि जब भी आप लोगों ने बैक्टीरिया स्ट्रक्चर का टेस्ट देना है तो साथ में इनके फंक्शंस भी पता होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो ड्रग्स रेजिस्टेंस में इन्वॉल्व होता है? रेजिस्टेंस में कौन कौन सा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है? जल्दी से मुझे इसका आंसर दें। ये आंसर देंगे तो हम आगे चलेंगे। हेलो क्लास, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो जल्दी से सब कमेंट्स करें, ठीक है? अभी किसी ने सेल वॉल लिखा था, डिलीट क्यों कर दिया? सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है? सेल वॉल इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसका आपको फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है? सेल वॉल का फंक्शन क्या है बॉडी में, ये आप लोग को मस्ट पता होना चाहिए, बट उसका फंक्शन जो है रेजिस्टेंस में बिल्कुल नहीं है, ठीक है? उसका सपोर्ट करने में होता है कि बैक्टीरिया के सपोर्ट करते हैं, उसे किल होने से प्रिवेंट करते हैं, बट वो रेजिस्टेंस में नहीं होते। क्लास, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, रेजिस्टेंट, मैंने ड्रग रेजिस्टेंट का बोला है। जो स्पोर्ट्स है वो रेजिस्टेंट किस तरह से करते हैं, रेजिस्ट करने देते हैं, बैक्टीरिया को डैमेज होने से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि बैक्टीरिया डैमेज नहीं होता, किल नहीं होता। स्पोर्ट्स का ये फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा हीट है, या फिर न्यूट्रिशन की डिप्लीशन हो गई है कि बिल्कुल भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया गया, टेम्परेचर अनफेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन में स्पोर्स जो है वो रेजिस्टेंस शो करते हैं, कि मतलब बैक्टीरिया को किल होने से प्रिवेंट करते हैं। यहाँ मैं पूछ रही हूँ कि किस स्ट्रक्चर का रोल जो है वो मेडिसिन मतलब ड्रग्स रेजिस्टेंट में है? ये स्पोर्ट मेंटेनेंस शेप जो है ये सेल वॉल का फंक्शन है। स्पोर्स का फंक्शन है रेजिस्टेंस में, किस तरह कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो रेजिस्ट करते हैं, बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं सरवाइव करने में। स्पोर्स भी नहीं है। ओके क्लास, एक क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दे दिया। प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स का रोल जो होता है वो ड्रग रेजिस्टेंस में होता है, ठीक है? प्लाज्मिड्स जो है एक जनरेशन से दूसरे में स्प्रेड होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक बैक्टीरिया जो किसी एक ड्रग से रेजिस्टेंट था,
ठीक है, तो जब उसकी डबलिंग होगी, जब वो 1 से 2 में डिवाइड होगा, तो ये प्लाज्मिड जो है उस न्यू कॉपी में भी ट्रांसफर होगा। तो पेरेंट सेल जिस ड्रग को रेजिस्ट कर रहा होगा, उसकी कॉपीज भी उसी को रेजिस्ट करेंगी, इस ड्रग को रेजिस्टेंट होंगी। नहीं क्लास मरियम, नो, जस्ट जो है एक प्लाज्मिड है और एक और नेम है। प्लाज्मिड स्ट्रक्चर जो है वो ड्रग रेजिस्टेंट में इन्वॉल्व होता है, और एक और स्ट्रक्चर है उसका भी नेम बताते हैं। बीटा लैक्टमेज तो एंजाइम है, वो मेडिसिन को किल करता है, उसको रेजिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टमेज नहीं है तो बैक्टीरिया मस्ट उससे किल हो जाएगा पेनिसिलिन से। ठीक है, ये वो है कि जिसके अंदर, ये प्लाज्मिड के अंदर वो जीन है रेजिस्टेंट की, तो वो मेडिसिन उस पर बिल्कुल एक्ट ही नहीं करेगी। मेडिसिन भी वही ब्लड में फिरती रहेगी और बैक्टीरिया भी फिरता रहेगा, वो दोनों आपस में एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। ये होती है रेजिस्टेंस, कि उसे किसी का, बैक्टीरिया को डर ही नहीं होगा कि ये मेडिसिन आई हुई है, मेडिसिन उस पर इफेक्ट नहीं करेगी। तो मुझे जल्दी से दूसरा नेम बताएं। प्लाज्मिड सेकंड कौन सा स्ट्रक्चर है जो ड्रग रेजिस्टेंस में इन्वॉल्व होता है? सेकंड नेम क्लास, जल्दी से। क्लास इतना टाइम नहीं है। प्लाज्मिड है, गुड है, यही मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपने करना है तो उसका फंक्शन साथ में आपको क्लियर पता होना चाहिए। सेल वॉल का क्या स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कैप्सूल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये आप सबको इस बार ये क्लियर पता आना चाहिए। प्लाज्मिड, इसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसे वो मैंने आपको किसी ने बताया कि स्मॉल पीसेज ऑफ डीएनए, ये उसका स्ट्रक्चर है। और इसका फंक्शन क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस में है, मैं ये बात कर रही हूँ। तो एक सेकंड और स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। क्लास, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? नो, कैप्सूल भी नहीं है। ओके क्लास, आप लोग वहां तक नहीं पहुंच रहे, मैं आप लोग को बता रही हूँ। ट्रांसपोसोन्स, TRANSPONS ट्रांसपोसोन्स, वो भी जंपिंग जीन्स होती हैं, ठीक है, जो एक कॉपी से दूसरे में जंप करके ट्रांसफर होती हैं। कैप्सूल नहीं है। यस मरियम, आपने बताया ट्रांसपोसोन्स, ठीक है। तो ये है सेकंड स्ट्रक्चर जो कि ड्रग रेजिस्टेंट में इन्वॉल्व होता है। तो ये हर बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, ठीक है, उसके कुछ टाइप्स में, कुछ कॉपीज में रेजिस्टेंस हो सकती है। तो किसी एक ड्रग के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस होती है इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम की कुछ कॉपीज में आइसोनियाजिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो वो बाकी ड्रग्स सस्पेक्ट करके उसे किल कर देंगी ना। या अगर उसकी रिफैम्पिंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, तो आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और थेम्बिटोल तीनों ड्रग्स भी हैं। एक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है तो फिर भी 3 ड्रग्स हैं जो इसे किल कर सकते हैं, इसलिए मल्टी ड्रग्स देते हैं। क्लास सब क्लियर हो गया कि मल्टी ड्रग्स यूज करने का पर्पस क्या है? ओके, तो आइसोनियाजिड बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, मैंने आपको बताया बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक कौन कौन सी है। बैक्टीरियोसिडल वो है जो बैक्टीरिया को किल करती है, और बैक्टीरियोस्टेटिक वो होती है जो बैक्टीरिया को ग्रोथ को जस्ट स्टॉप करती है। तो ये आइसोनियाजिड बैक्टीरियोसिडल ड्रग है, ठीक है, ये ट्रीटमेंट में यूज होती है। इसके अलावा जो है
थ्री ड्रग्स कौन कौन सी है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में? आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन एंड पायराजिनामाइड। आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिन आर गिवन फॉर 6 months, ठीक है, इन्हें हम 6 month के लिए देते हैं। बट पायराजिनामाइड जो कि थर्ड ड्रग है उसे हम जस्ट 2 months के लिए देते हैं, 2 months के बाद स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। क्लास जो इसका टाइम पीरियड होता है, ये जैसे इसका जो है टाइम पीरियड उन्होंने जस्ट ऊपर वाले में बताया 6 month है, तो मिनिमम 6 to 9 month होता है और मैक्सिमम 12 month तक हम उसे लेके जाते हैं, ठीक है। अगर 6 month में वो ठीक नहीं हुआ तो हम उसे 9 month तक ही मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया कि जो है पायराजिनामाइड जो है फर्स्ट 2 months देते हैं, उसके बाद स्टॉप कर देते हैं। बाकी रिफेम्पिन और रिफेम्पिन और आइसोनियाजाइड ये चाहे 6 month का ट्रीटमेंट है तो 6 month देंगे, 9th month का ट्रीटमेंट है तो 9 month देंगे, 12 month का ट्रीटमेंट है तो ये मुसलसल 12 month तक देते रहते हैं, ठीक है। क्लास एक और ड्रग है इथेम्बिटोल। ये कहते हैं कि जो अमीनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है उसके अंदर जो है 3 ड्रग्स जो ऊपर मैंने बताई, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन और पायराजिनामाइड, इसके साथ जो चौथी ड्रग भी ऐड कर देते हैं इथेम्बिटोल, ठीक है। ये जो है इसको हमने क्या दे इज एडिड एंड ऑल 4 ड्रग्स। तो फिर क्या करते हैं कि जैसे पायराजिनामाइड मैंने बताया कि जो आम पर्सन हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अमीनो कॉम्प्रोमाइज नहीं, उनमें जस्ट 2 months देते हैं। बट अमीनो कॉम्प्रोमाइज में ये चारों ड्रग्स जो है वो एंड तक देते हैं, कोई भी पहले स्टॉप नहीं करते, ठीक है। अगर 9 month का ट्रीटमेंट है तो ये चारों के चारों जो है 9 month देते हैं। अगर 12 month का ट्रीटमेंट है तो चारों के चारों ड्रग्स जो है एंड टाइम तक देते हैं। क्लास ये क्लियर हो गया इसका ट्रीटमेंट? 4 ड्रग्स है, ठीक है, और वो चारों जो है अमीनो कॉम्प्रोमाइज में एंड तक देते हैं। बट अगर वो अमीनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन नहीं है तो उसमें जस्ट ये 3 ड्रग्स के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें से भी पायराजिनामाइड जो है वो फर्स्ट 2 months के लिए देते हैं, बाकी जो है पीछे 2 ड्रग्स रह जाती है, बस फिर वही देते रहते हैं। क्या नहीं क्लियर हुआ अदीना? जल्दी मुझसे पूछे अदीना, आपने जो भी पूछना है पूछो। जो नहीं क्लियर हुआ हम आगे नहीं चलेंगे, मैं आपको क्लियर करके ही आगे जाऊंगी, ठीक है। ट्रीटमेंट कुछ इस तरह है कि फॉर एग्जांपल एक तरफ एड्स का पेशेंट है और एक तरफ सिंपल हेल्थी पर्सन था, जस्ट उसे टीबी हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस ये है कि जो हेल्थी जिसे सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस है उसको जो हम 3 ड्रग्स देते हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन और पायराजिनामाइड। बट जो एड्स का पेशेंट है, जैसे HIV भी है या फिर कोई और उसे ऑटोइम्यून डिजीज है, उसके हम जो है चौथी ड्रग भी ऐड करते हैं, थेम्बिटोल, ठीक है। अमीनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन का तो मसला ही नहीं है, क्योंकि इनको ये चारों ड्रग्स जो है वो हमने एंड तक देनी है, फर्स्ट डे से लेकर एंड तक। अगर 9 month का डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो 9 month तक उन्हें चारों ड्रग्स देनी है, 12 month का है तो 12 month ही ये चारों ड्रग्स उससे देती रहना है। बाकी रहेगी बात दूसरे पर्सन के जो पे जिसे सिर्फ टीबी है, तो उसे 3 ड्रग्स देते हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन और पायराजिनामाइड। ये 3 ड्रग्स जो है उसमें से भी एक ड्रग जो है 2 माह के बाद स्टॉप कर देते हैं, पीछे 2 ड्रग्स जो है एंड टाइम तक देते रहते हैं। ओके क्लास, इसकी प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन ट्यूबरक्लोसिस की आप लोगों को पता है कि ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा जो है हमें आइसोलेशन की और इस टाइप की प्रिवेंशन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल वो पर्सन जो है कफिंग कर रहा है तो तब तो आप लोगों को बिल्कुल भी उसके आसपास जो है उससे आइसोलेट करना मस्ट होता है, इसलिए ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को जो है आइसोलेट रखते हैं, ठीक है। ये कफिंग से स्प्रेड हो सकती है और मास्क पहनना मस्ट होता है, ठीक है। मास्क पहनकर, इसके अलावा जो उसके बर्तन है घर में, फैमिली के मेंबर को किसी को है तो उसके बर्तन, टॉवल, कोम, हर चीज, सोप वगैरह जो है उसका सेपरेट रखे, ठीक है। इसके अलावा जो है मास्क पहने, उसे भी पहनाए, खुद भी मास्क पहने। ओके। और ओके अदिल, थैंक यू।
इसलिए ये मैंने वैसे बनाई है जैसे मैं खुद याद करती हूँ। सही है, और जो आप लोगों को बस बात पता होनी चाहिए मैंने जस्ट वही लिखी हुई है इसमें। इसमें से भी एक दो लाइन जो है मैंने एक्स्ट्रा लिख दी होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को पूरी स्लाइड नहीं याद तो एटलीस्ट मेन बात उसे जरूर याद रह जाएगी। ठीक है। और अब ये क्या हुआ है कि कफिंग से फॉर एग्जाम्पल कफिंग से स्प्रेड हो सकती है, तो इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। खुद भी मास्क पहने और उस पर्सन पेशेंट को भी मास्क पहनाएं। इसके अलावा और क्या है कि मैंने प्रिवेंशन में क्या होता है कि पीपीटी टेस्ट के जो है ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट जो है वो अपना टेस्ट करवाते रहना चाहिए। प्रिवेंशन में हमने प्रिवेंट करना है फ्यूचर की डिजीज को भी, और जो हो चुकी है उससे भी प्रिवेंट करना है खुद को। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है उसे आइडिया नहीं है कि उसे ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है, ठीक है, अगर फैमिली मेंबर में किसी को है तो उसे अपनी प्रिवेंशन के लिए जो है अपना टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। जो लैब में सैंपल भिजवाते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, तो एटलीस्ट जो है ये जो है ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट है, ये जस्ट एक तरह से वो थोड़ी सी डोज जो है आपके बाजू में लगा देते हैं, तो उसको मार करके जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि खुदा खास्ता आपको ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप फैमिली किसी फैमिली मेंबर को है तो आपको रिस्क पर होते हैं कि आपको भी स्प्रेड हो जाए, बट हो सकता है कि आपको साइन सिम्टम्स ना हो, इनिशियल स्टेजेस पर हो। तो इनिशियल स्टेजेस पर जो है आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट जो है प्रिवेंशन में इंक्लूड है कि अपना जो है ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट जो है लाजमी करवा लेना चाहिए अगर आप किसी फैमिली मेंबर को फेस कर रहे हैं जो कि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। थर्ड जो बात है वो ये है कि आप अपनी वैक्सीन लाजमी करवाएं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, जो कि लाइव अटेनुएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन जो है लाइव है, बट उसकी जो पैथोजेनिसिटी जो इसकी विरुलेंसी है वो बहुत वीक होती है कि हमारी बॉडी में डिसीज कॉज नहीं करती। ये मैं वैक्सीन में पढ़ा चुकी हूँ। ओके क्लास, क्लियर हो गया कि प्रिवेंशन इसकी हम किस तरह कर सकते हैं। मास्क पहनकर, पेशेंट को आइसोलेट रखकर, उसकी चीजों को आइसोलेट करके, ठीक है, खाना पीना उसके साथ शेयरिंग बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, मास्क पहने, खुद भी पहने, उसे भी पहनाएं। इसके अलावा अपनी प्रिवेंशन के लिए अपना टेस्ट भी करवाएं और अपनी वैक्सीन भी करवाएं। ये इसकी प्रिवेंशन है। ओके क्लास, इसके बाद जो इसका मेन थोड़ा सा टफ पॉइंट है वो इसकी पैथोजेनेसिस है। क्लास आई थिंक ये जो इसकी पैथोजेनेसिस है ये मैं एक सेपरेट जो है एक ही लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, पीछे टाइम नहीं होगा कि ये मैं पूरी कंप्लीट करवा सकूं आपको। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ। अटेंडेंस के बाद मैं देखूंगी इसका टाइम बचता है या नहीं बचता है। तो ये जस्ट 2 स्लाइड्स है, बट इसके लिए थोड़ा सा जो है ना अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम कंज्यूमिंग है। क्लास मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आप लोग को?
हेलो हेलो, क्लास मेरी आवाज नहीं दे रही है। हेलो हेलो हेलो, क्लास मेरी आवाज नहीं दे रही है। ओके क्लास, मरियम शजा, मैंने बस आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना था कि जैसे कि मैंने ना आप लोगों से पूछा कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस में इन्वॉल्व है, तो आपने कहा बीटा लैक्टमेज, जो कि ड्रग्स जैसे कि फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है तो उसको डिग्रेड कर देता है। बीटा लैक्टमेज जो है वो स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ना ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब मैंने स्ट्रक्चर की बात की है तो इसका मतलब होना चाहिए स्ट्रक्चर मीन कि कोई ना कोई उसका जैसे स्ट्रक्चर, जैसे हमारा ऑर्गन है या उसके स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। एंजाइम इज समथिंग एल्स, डिफरेंट है। एंजाइम डिफरेंट है, बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है, मैंने एंजाइम की बात ही नहीं की थी, ठीक है। तो जब आपसे ऐसे वाइवा में क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, एंजाइम की बात कर रहा है या किसी और चीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने स्ट्रक्चर पूछा तो उसका स्ट्रक्चर में ट्रांसपोसोम्स थे और प्लाज्मिड्स थे। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल पूछती कैसे एंजाइम्स बताएं जो कि ड्रग्स को जो है वो डिग्रेड जो से डैमेज करते हैं, तो तब आपने ये है बीटा लैक्टमेज बताना था। इसके अलावा और भी बहुत से एंजाइम्स हैं, ठीक है। बीटा लैक्टम ड्रग है जो कि बीटा लैक्टम ड्रग, हाँ, पर वो जो है उसने मुझे आंसर दिया कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स जो है वो पेनिसिलिन को किल करते हैं ना, डैमेज करते हैं। तो एंजाइम भी डैमेज करते हैं ड्रग्स को, ठीक है। बट जो है मैंने एंजाइम की नहीं बात की थी, मैंने स्ट्रक्चर की बात की थी, सही है। तो एंजाइम डिफरेंट है, एंजाइम जो है उस स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस होगा, सही है। बट वो जो है डायरेक्ट स्ट्रक्चर और होता है और उससे प्रोड्यूस होने वाली चीजें जो है वो डिफरेंट होती है, जैसे म्यूकस। अब म्यूकस जो है वो कोई हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, म्यूकस लेयर होती है जिसमें हमें प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसमें हमारे सारे जो है ओरल से लेकर हमें स्टमक तक के हर चीज को जो है इनर लाइनिंग से कवर किया होता है, ठीक है। बट वो हमारा स्ट्रक्चर नहीं है, हमारा ऑर्गन नहीं है, जैसे स्टमक हमारा ऑर्गन है। म्यूकस लेयर है एक, वो डिफरेंट है, एंजाइम्स डिफरेंट है। ओके क्लास, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है पैथोजेनेसिस हम करेंगे।
ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।